नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित सिंह और आज के दिन जो हम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मल फिजिक्स। और आज के दिन जो हम थर्मल फिजिक्स में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूनिट के किसी टॉपिक को हम शुरू करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है जो हमारे सिलेबस में आता है। तो अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें ये जो थर्मल फिजिक्स है इसके 3 चैप्टर आपको दिए गए हैं। तो अगर आप सिलेबस कवर की बात करें तो लगभग ये 20% सिलेबस कवर करता है। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंस या इसके वेटेज के ऊपर हम जाएं तो मालूम चलेगा कि 18 to 22% इसका वेटेज आपके सिलेबस में दिखता है। वहीं बात अगर हम IIT JEE या नीट को लेके कर ले तो हम पाते हैं कि इन दोनों ही एग्जाम में मोर और लेस 8 to 12% आपको वेटेज दिखता है थर्मल फिजिक्स का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए थर्मल फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है इस थर्मल फिजिक्स के साथ कि जो मैकेनिक्स है फिजिक्स का उतना ये कठिन नहीं है, ये बड़ा ही आसान होता है। तो ये थोड़ा सा इजी गोइंग है, ये इजी है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे या हम ये चाहेंगे कि भाई आप थर्मल फिजिक्स को कभी भी ना छोड़ें, इसको आप जरूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मैकेनिक्स की तरह नहीं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आपको क्लस्टर दिखेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि जो थर्मल फिजिक्स है उसमें हम स्टडी किस बात की करते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं कि ये जो थर्मल फिजिक्स है वो है क्या। तो देखिए, ये जो थर्मल फिजिक्स में ये जो टर्म है थर्मल, इसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो अगर इतने को ही लेके हम देखें तो थर्मल फिजिक्स किसकी स्टडी की बात करेगा? टेम्परेचर की। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है हीट। और आप देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ हीट का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से गुत्थम गुत्था है, मिला जुला है। इसीलिए हम केवल इसी के थ्रू ही थर्मल फिजिक्स की बात नहीं कर सकते, आपको ये और ये एक साथ दिखेंगे और इन्हीं दोनों की जो स्टडी है कंबाइंड स्टडी, और इन दोनों के साथ साथ इन दोनों का जो इफेक्ट है इसी को ही हम किस में देखते हैं? थर्मल फिजिक्स में। तो इसका मतलब थर्मल फिजिक्स क्या हुआ? थर्मल फिजिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच हुआ जिसमें हम टेम्परेचर, हीट और इन दोनों से जुड़े हुए जो इफेक्ट्स होते हैं उन्हीं की स्टडी करते हैं। तो थर्मल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ टेम्परेचर, हीट एंड इट्स कंबाइंड इफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं थर्मोमेट्री की। और आज के दिन जो थर्मल फिजिक्स का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यही है थर्मोमेट्री। अच्छा, थर्मोमेट्री को लेके हम बात करें तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का दिखेगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज जाए तो हमको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम अगर इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करें कि क्या इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये वो टॉपिक नहीं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर पूरा का पूरा थर्मल फिजिक्स जिस टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है उसके बारे में हम इस थर्मोमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो थर्मोमेट्री है वो है क्या। जैसा कि आप इस थर्मोमेट्री को देख पा रहे होंगे, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और मेट्री। जो थर्मो वर्ड है इसका मतलब होता है टेम्परेचर, इसका मतलब होता है टेम्परेचर, और ये जो मेट्री होता है इसका मतलब होता है टू मेजर। और अगर आप इसको कंबाइन कर ले तो थर्मोमेट्री क्या हुआ? थर्मोमेट्री हुआ टेम्परेचर का मेजरमेंट। तो थर्मोमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? थर्मोमेट्री थर्मल फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जहां पे आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, वही हमारे लिए हो जाएगा थर्मोमेट्री। क्लियर है? ओके, तो थर्मोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं? थर्मोमेट्री में हम ये सीखने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या है, और अल्टीमेटली जब हम टेम्परेचर के बारे में जान जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर को मेजर हम कैसे करते हैं। तो यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे के पूरे टॉपिक में जिसको कि हमको ध्यान से देखना है। ओके, तो जैसा कि हमने बात कर रखी है कि हम थर्मोमेट्री पढ़ रहे हैं और जिसमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? टेम्परेचर की। तो हमको सबसे पहले इसी को देख लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है टेम्परेचर, और हम देखेंगे इस हेडिंग में, इस पॉइंट में कि टेम्परेचर आखिरकार होता क्या है। तो टेम्परेचर को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो मान लेते हैं कि आपके सामने एक कप चाय आई। अगर आप इसको छूते हैं तो आपको क्या लगता है? हॉट लगता है। आपके सामने दूसरी तरफ एक आइस क्यूब का पॉट रखा है, अगर आप उसको छूते हैं तो आपको कोल्ड लगता है।
अब जरा यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझें कि ऐसा क्या था जिसके बेसिस पे आप इन हॉट और कोल्ड बॉडी को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए आंसर निकल के आता है और वो आता है कि इसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे। आप जो हॉट बॉडी है उसको छूते हैं तो आप कहते हैं वो इसलिए हॉट है क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है, और जो कोल्ड बॉडी है उसको देख के क्या कहते हैं कि वो इसलिए कोल्ड है क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हमको बताता है कि बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर को इसी के बेसिस पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। क्लियर? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नोन एज टेम्परेचर। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमको किसी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेकर बात करें तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, यानी कोई भी आपको डायरेक्शन नहीं देखना। और इसके एसआई सिस्टम की यूनिट की बात करें तो यह है केल्विन। क्या है? केल्विन। इसको शॉर्ट में के से लिखेंगे। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि पूरे थर्मल फिजिक्स में आप पाएंगे कि केवल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की हम बात नहीं करेंगे, हम अक्सर पाएंगे कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट भी आपको दिखेगा जो कि कुछ और नहीं होगा, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। और जब हम इसको देखेंगे तो हम वहां पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आप पाएंगे कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे थर्मल फिजिक्स में तो वहां पे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ साथ आप प्रैक्टिकल यूनिट का भी यूज करेंगे। और अगर हम टेम्परेचर को लेकर बात करें तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट जिसको हम कौन सा यूनिट एक्चुअली जानते हैं? सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम जो है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रैक्टिकल यूनिट। और उस यूनिट में बात करें तो जो टेम्परेचर का यूनिट है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अच्छा, एक खास बात और है कि जब आप केल्विन का यूज करते हो तो यहाँ पे डिग्री नहीं लगाते, पर इसके अलावा जितने भी और यूनिट है उन यूनिट से पहले आप डिग्री का यूज करते हैं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहां पे आप डिग्री का यूज करेंगे, जबकि केल्विन में आप डिग्री का यूज नहीं करते। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जान लिया कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज करके हम किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बता सकते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमको बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है। तो ये जो टेम्परेचर है ये है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको मालूम है कि टोटल फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उसमें से टेम्परेचर एक है। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हर एक यूनिट में कम से कम एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता दिया गया है और उसके यूनिट को एज्यूम कर लिया गया है। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इन्हीं के ऊपर हमारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड करते हैं, इसलिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देना हमारे लिए बड़ा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको उस यूनिट के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मालूम होता है। क्लियर? इसलिए ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके यूज से हम इससे रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं उनके यूनिट को भी हम बड़े आराम से असाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इनफाइनेटेसिमली बढ़ा सकते हैं, इनफाइनेटेसिमली घटा सकते हैं, यानी कोई रोक टोक नहीं है। तो बढ़ने के ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं है टेम्परेचर के, लेकिन जब टेम्परेचर घटने लगता है तो इस पे रोक टोक है। एक्चुअली होता क्या है, आप किसी बॉडी का टेम्परेचर घटाते जाइए और केल्विन स्केल पे आप घटाते घटाते 0 केल्विन पे पहुंच जाइए। अब इस 0 केल्विन के बाद अगर आप टेम्परेचर को और कम करना चाहेंगे तो वो कम नहीं हो सकता क्योंकि 0 केल्विन वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। 0 केल्विन वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी सीज कर जाती हैं और थ्योरेटिकली इससे नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि आप टेम्परेचर को कितना बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप घटाएंगे तो 0 केल्विन वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके आप कम टेम्परेचर को नहीं देख पाएंगे, उससे कम टेम्परेचर डिफाइन नहीं है। थ्योरेटिकली मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन और इसी 0 केल्विन टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अगर हम इस टेम्परेचर को लिखें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को लिखें T,
तो ये कितना होता है 0 केल्विन। ध्यान दीजिएगा मैंने इसको केल्विन स्केल पे लिखा। अब होता क्या है, जब भी आपसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तो आप जान जाएंगे ये 0 केल्विन होता है, और ये जो 0 केल्विन है ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। आप इससे छोटा टेम्परेचर नहीं देख पाते। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन, अगर आप इस टेम्परेचर पे कभी पहुंच पाए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम यहां पे पहुंच नहीं पाए हैं, ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, यहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। और अगर हम इस पे कभी पहुंचेंगे तो हमको यहां पे ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं इस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी इस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वो सीज कर जाती है। ऑल फिजिकल क्वांटिटी एट दिस टेम्परेचर सीजेस। यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीजेस। सीजेस मतलब ये रहती ही नहीं, 0 हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे अगर मान लिया कि कोई एक बॉडी है और वो पहुंच गया इस पे 0 केल्विन पे ना, तो उस बॉडी के पास जो भी कुछ है, जैसे उसके पास क्या क्या हो सकता है, उसके पास हो सकता है मास हो, तो जैसे ही 0 केल्विन पे पहुंचेंगे ये मास क्या हो जाएगा 0। क्लियर? इस बॉडी के पास अपना लेंथ हो सकता है, वो क्या हो जाएगा इस टेम्परेचर पे 0। एरिया हो सकता है, क्या हो जाएगा 0। इसका अपना वॉल्यूम हो सकता है, क्या हो जाएगा 0। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी क्वांटिटी जैसे ही हम 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे पहुंचते हैं वो सारी की सारी सीज कर जाती हैं, यानी उनका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर? तो ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी बात कर ली कि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो कितना है 0 केल्विन, ये है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैब में कितना हमने टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम अभी तक बना लिया है, अटेन कर लिया है। तो देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर अटेन इन लैब वो है 10⁻⁻8 केल्विन। और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन इन लैब, इसकी अगर हम बात करें तो ये है 10⁻+8 केल्विन। यानी हम मिनिमम यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक टेम्परेचर को अभी तक प्रैक्टिकली लैब में क्रिएट कर चुके हैं, इससे ज्यादा अभी तक नहीं गए हैं और इससे कम हम अभी नहीं आए। अभी देखिए ये जो 10⁻⁻8 केल्विन है ये 0 नहीं है, 0 के पास में पर 0 नहीं है। यानी अभी हम अगर यहाँ पे 0 पे पहुंचते तो वो होता है एब्सोल्यूट 0, लेकिन हम अभी भी इससे ऊपर हैं। और जब हम फिजिक्स में बात करेंगे, जाहिर सी बात है, तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के बीच में ही टेम्परेचर को देखेंगे। भाई जो अभी तक हमने मैक्सिमम क्रिएट कर रखा है और जो हमारे लिए अभी मिनिमम क्रिएट है, इन दोनों के बीच में हम कहीं ना कहीं टेम्परेचर को देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखिए ये जो हाई टेम्परेचर है और जो लो टेम्परेचर है इसको भी स्टडी करने के लिए फिजिक्स में अलग से अपना एक फील्ड है। अब जब आप 0 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देखते हैं, जब टेम्परेचर 0 केल्विन और उसके आसपास का होता है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, जब इसके आसपास का होता है तो आप कहते हैं हम पढ़ रहे हैं क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स थर्मल फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम 0 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देखते हैं। और ये जो हायर टेम्परेचर होते हैं, ये जो हायर टेम्परेचर्स होते हैं, अगर आपको इनकी स्टडी करना है तो आप कहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं पायरोमेट्री। तो पायरोमेट्री फिजिक्स का वो ब्रांच है, थर्मल फिजिक्स का वो ब्रांच है जो हायर टेम्परेचर की स्टडी करता है। क्लियर है? ओके, तो अब बात कर लेते हैं थर्मोमीटर की। तो थर्मोमीटर क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। यही डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट क्या कहे जाते हैं? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या हुआ? एक डिवाइस हुआ विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। तो वो डिवाइस जिसका यूज करके हम टेम्परेचर को मेजर करें उसी को हम क्या कर लेते हैं? थर्मामीटर। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है डॉक्टर थर्मामीटर। जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है उसको देखें तो उसका यूज करके हम किसी भी बॉडी का क्या बता सकते हैं? टेम्परेचर। तो हम जब जाते हैं तो डॉक्टर उस थर्मामीटर को हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है और बता देता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो जो डॉक्टर थर्मामीटर हुआ वो किसका एग्जाम्पल हुआ?
थर्मामीटर का। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की। इसको हम समझें उससे पहले मैं एक बार डॉक्टर थर्मामीटर आपको बना के दिखा देता हूं। ओके, तो आपके सामने ये क्या है? एक डॉक्टर थर्मामीटर। इसमें होता क्या है, ये है मेटालिक टिप, इसी को बॉडी से कनेक्ट करते हैं और हम इसके कनेक्शन के बाद ये जो मरकरी देख रहे हैं ये मरकरी है और मरकरी का लेंथ बढ़ता हुआ देखेंगे। बढ़ के जिस भी डिवीजन के सामने जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग होगा वो नोट कर देंगे और बता देंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें इस बात का कि जो मरकरी है जब इसको टेम्परेचर इसका बढ़ता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है हम आगे बात करेंगे कि भाई हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब मरकरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी का लेंथ भी बढ़ता है ना, और मरकरी का जब लेंथ बढ़ता है तो हम उसी लेंथ को मेजर करते हैं और उसी लेंथ के करस्पॉन्डिंग किसी भी डिवीजन का रीडिंग नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये जो मरकरी है इसका लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो केवल ऐसा नहीं कि लेंथ ही है जो इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं। देखिए ये बॉडी तो फिक्स है तो क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होगा, तो लेंथ बढ़ रहा है क्रॉस सेक्शन वही है तो इसका जो एरिया होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज होगा ना। अच्छा, इसकी मास की बात करें, किसके? मरकरी की, तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से मास कहीं बाहर चला जा रहा है। अब सोचो जरा, मास अपन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास वही है, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो भाई इतने लोग हैं जिनके हम चेंज की बातें देख पाते हैं। अब यहाँ पे देखें, टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो भाई अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो भी प्रॉपर्टी होगा वो हमको दिखना चाहिए कि चेंज हो रहा है। अदरवाइज अगर वो चेंज ना हो तो हम कैसे बता पाएंगे कि टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन में कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम ये जो मास देख रहे हैं, ये जो आप मास देख रहे हैं, आप पाएंगे कि मेजरमेंट भी ये हमेशा ही सेम रहेगा, तो इसको यूज करके हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाएंगे। हम किसको लेके कर पाएंगे? उसको लेके कर पाएंगे जो चेंज होगा। और यहाँ पे आप चेंज को देखिए तो कौन कौन चेंज हो रहा है? ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। पर आप देखिए, आप मरकरी का क्या चेंज देख रहे हैं? आप एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी चेंज नहीं देख रहे हैं, आप केवल लेंथ को ही चेंज उसका देख रहे हैं और उसी के थ्रू क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी नहीं देख रहे हैं, लेंथ में कुछ स्पेशलिटी है जिसको देख के ही हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ऐसा क्या है। एक्चुअली जो लेंथ है वही लेंथ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुआ? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ही हम टेम्परेचर को बता सकें या जिसके चेंज के थ्रू ही हम टेम्परेचर का चेंज बता सके, वही फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वही फिजिकल क्वांटिटी होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसके यूज से ही हम टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं। पर यहाँ पे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी नहीं है, तो ये क्यों नहीं, जरा उसको समझते हैं। तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, केवल वही फिजिकल क्वांटिटी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन हो। जरा इसको ध्यान से देखें, अगर x हमारे लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो अगर इसका टेम्परेचर से रिलेशन आपको ऐसा दिख जाए, ax प्लस b, ऐसा रिलेशन दिख जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर रिलेशन। कैसा रिलेशन? लीनियर रिलेशन। कैसे देख पाते हैं? ये तब देख पाते हैं जब दो वेरिएबल ऐसे रिलेशन से रिलेट हो जिसमें दोनों ही वेरिएबल जो कि यहाँ पे t और x है इनके पावर में 1 दिख जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो इन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों लीनियरली रिलेटेड हैं। तो दोनों ही बातें बोल सकते हैं, x t के साथ लीनियरली रिलेटेड है या t x के साथ लीनियरली रिलेटेड है, और इस टाइप के हम रिलेशन को ही क्या कहते हैं? लीनियर रिलेशन। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम t और x में ग्राफ बनाए तो आपको एक लीनियर लाइन या एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, इसलिए हम बोलते हैं इसको लीनियर रिलेशन। तो जहां पे x जो आप देख रहे हैं ये तो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आप जो t देख रहे हैं t ये है टेम्परेचर, और जो आप a एंड b देख रहे हैं ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टी, वो कुछ भी हो सकती है, ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टी जिसका टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन हो, ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सबको कंबाइन करते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन होता है, ऐसी प्रॉपर्टी हमारे लिए
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोली जाती है। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी का यूज करके हम क्या बता सकते हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि क्या केवल लेंथ ही है जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए जरा, ऐसा नहीं कि केवल लेंथ ही हमारे लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी जिसका टेम्परेचर से केवल लीनियर रिलेशन हो जाए वो सारी के सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो हमारे सामने 4 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ लीनियर होता है, यानी जो हमारे लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। देख लेते कौन कौन है। तो अगर मैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को x रिप्रेजेंट कर दूं, देखो ये क्या क्या हो सकता है। तो हमने अभी भी देखा कि लेंथ हो सकता है क्योंकि इसका जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो लीनियर है, यानी L और T एक दूसरे से प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। क्लियर। और अगर हम देखें तो और हो सकता है प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकता है। देखिए जरा, आपने इससे पहले पढ़ा है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है कुछ ऐसे ना, आइडियल गैस इक्वेशन जहां पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। आगे जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इसी यूनिट में देखेंगे और थर्मल फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें हम ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे इसी जो थर्मल फिजिक्स यूनिट है उसी का एक पार्ट है। फिर भी आपने इसको पीछे देखा होगा, नहीं देखा हुआ तो मैंने आपके सामने बता दिया और इसी यूनिट में आगे आएगा। तो इस रिलेशन में जरा ध्यान से देखें, अगर हमने गैस के लिए मास को कांस्टेंट कर दिया, मास मतलब मोल्स कांस्टेंट हो गया, और अगर हमने वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, तो जरा देखो P और T एक दूसरे से रिलेट हो गए। जैसे आप इस रिलेशन में देखें V N R, ये तो सब कांस्टेंट हो गया। R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, N को हमने कांस्टेंट बोल दिया, V को कांस्टेंट बोल दिया, तो P का पावर 1 T का पावर 1 रिलेट हो गया। इसका मतलब P T के लीनियरली रिलेटेड है या प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर हमारे लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप यहां पे देखें, अगर मैं V और T का रिलेशन देखूं तो इनका भी आपस में पावर 1 रिलेट है। तो वो कब होगा, जब उसका मास और P क्या हो जाए, कांस्टेंट। लेकिन ध्यान दें, मैं मास को या मोल्स को बार बार बोल नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, दोनों में मास कांस्टेंट है पर वो मैंने यहां पे लिखा नहीं है। और देखें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ना, तो रेजिस्टेंस का एक रिलेशन होता है, आपने देखा होगा, ये होता है रो L अपॉन A। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, रो रेजिस्टिविटी है, A है एरिया, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर और R कैसे रिलेटेड है देखें तो डायरेक्टली R प्रोपोर्शनल टू L। और हम जानते हैं L और T क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब R और T का कैसा रिलेशन, लीनियर रिलेशन। और अगर ऐसा हुआ तो रेजिस्टेंस भी किसी भी कंडक्टर का क्या हुआ, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुआ। तो आपके सामने ये जो 4 प्रॉपर्टी दिख रही हैं, लेंथ, प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये 4 हमारे लिए क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इस पॉइंट को जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को जानने से पहले जरा हम बात कर लेते हैं वाटर के 3 फेजेस की। अब फेजेस क्या होते हैं वो हम आगे अभी सीखेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो वाटर होता है वो 3 फेजेस में रह सकता है। क्या क्या, कौन कौन से फेज हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज या गैसियस फेज। अच्छा, जब वाटर सॉलिड में होता है तो वो क्या होता है, आइस। जब लिक्विड फेज में होता है तो होता है वाटर, और जब गैसियस फेज या वेपर फेज में होता है तो क्या हो जाता है, स्टीम। जब मैं इसको यहां पे लिख लूं तो 3 फेजेस हमारे सामने दिखेंगे, कौन कौन से, आइस, वाटर एंड स्टीम ना। अब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें आप पाएंगे कि इनमें से एक एक पेयर जो है, यानी 2 जो अलग अलग फेज है, वो एक साथ उसी कंडीशन में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जैसे देखें, ये जो आइस और वाटर है, इनकी बात करें तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक स्पेशल प्रेशर और एक स्पेशल टेम्परेचर पे। प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, और इस केस में टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर हमको ध्यान तो देना है, प्रेशर का तो ध्यान देना ही है, साथ साथ हमको टेम्परेचर पे भी ध्यान देना है। टेम्परेचर ही है जिस पे
या जिसको लेके हम ज्यादा बातें करने वाले हैं यहाँ पे, तो जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, उस पे आइस और वाटर दोनों ही क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो दो फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। ऐसे ही अगर हम गैसियस और लिक्विड फेज की बात करें, इसकी बात करें, तो फिर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा वाटर और जो हमारा स्टीम है ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मैंने लिख दिया है तो इसको आपको याद रखना है, ये मैं ऐसे ही फालतू में नहीं लिख रहा हूं, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है अलॉन्ग विद कि कौन सा पॉइंट है और वो कंडीशन क्या है टेम्परेचर का, प्रेशर का, जिसपे दो स्टेट एक साथ जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम सॉलिड और वेपर फेज की बात करें तो ये भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, और जिस पॉइंट पे ऐसा होता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट। ठीक है, तो आपके सामने वाटर को लेके ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात कॉमन दिखेगा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर का कुछ कंडीशन है। हाँ, सब्लिमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने कंडीशन नहीं दिया, लेकिन कुछ का हमने कंडीशन दिया तो इसको हम याद रखेंगे। तो आप देखेंगे कि इन तीनों ही कंडीशन में, यानी तीनों ही पॉइंट पे केवल 2 ही फेज हैं जो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं को एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा कंडीशन भी होता है जिसपे ये तीनों के तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं? तो बिल्कुल ऐसा होता है, और इसी पॉइंट को जिसपे ये तीनों के तीनों स्टेट ऑफ मैटर यानी आइस, वाटर और स्टीम एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, इन 3 के कारण हम इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल मतलब 3 ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर प्रेशर और टेम्परेचर का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आइस, वाटर, स्ट्रीम ये तीनों के तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ट्रिपल पॉइंट है उसके लिए अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन देखें तो ये है कंडीशन। अगर आप 611 पास्कल टेम्परेचर पे इतना टेम्परेचर यानी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे या 273.16 केल्विन स्केल पे अगर टेम्परेचर दे दे, आइस, स्टीम और वाटर ये जो तीनों के तीनों फेजेस हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर का जिसमें तीनों के तीनों स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा ये सब वाटर को लेके है, 3 स्टेट ऑफ वाटर जो है यानी आइस, वाटर और स्टीम ये सब को एग्जिस्ट करें, यानी एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें। इसी को हम क्या कह ले रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप प्रेशर को तो याद रखिएगा लेकिन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर को आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर है, तो हमने ये सीख लिया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ओके, अब आगे देखते हैं ये वाला पॉइंट, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो है क्या कि जो टेम्परेचर है अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं तो वो इसीलिए आज के दिन हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमको ये 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम है। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसको हम देखें, इससे पहले जरा इसका इंपॉर्टेंस समझ लें कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही वो हमारे पास टूल है जिसके कारण हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आज के दिन हम मेजर कर पाते हैं। अब सीखते हैं ये कैसे हो पाता है, उसको समझ लें। उससे पहले लिख लें, it enables us to measure the temperature of any body। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये उसका इंपॉर्टेंस है। अब देख लेते जरा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, उसको जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ये 2 बॉडी है, एक बॉडी का नाम है A, एक का नाम है B, और एक हमारे पास तीसरी बॉडी भी है, इसका नाम है C। इनको अभी हम डालेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जरा थर्मल इक्विलिब्रियम या किसी भी इक्विलिब्रियम को लेके एक बात समझ लें। देखिए, किसी भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, उस कंडीशन से इक्विलिब्रियम तक अगर आपको पहुंचना है तो इस डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर जाता है, और जब आप वो टाइम लगा देते हैं, लगाने के बाद तब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाते हैं। और कैसे मान चलता है कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो आप पाएंगे कि जो भी करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। तो वैसा ही आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में।
थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो आप देखें एक एम्फसाइजिंग वर्ड है जिसका नाम है टेम्परेचर। इसका मतलब अगर दो बॉडीज हैं, अगर ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा इनको इक्विलिब्रियम में पहुंचने में, और एक बार ये थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए तो कैसे कैरेक्टराइज होंगे, इनकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सेम हो जाएगी और वो अब टाइम के साथ नहीं बदलेगी। तो यहां पे हम चूंकि टेम्परेचर में इंटरेस्टेड है तो हम पाएंगे कि जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहां पे आते हैं और बात करते हैं, अगर हमसे बोला जाए कि ए और बी ये दोनों के दोनों एक सेम तीसरे बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जरा देखें ए सी के साथ, सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही बोला गया बी सी के साथ और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए अगर दो बॉडी किसी तीसरे सेम बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं ये पहले की जो दोनों बॉडीज होंगे वो आपस में भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये जो आपने सब एरो लिख रखा है ये इक्विलिब्रियम है, और कौन सा इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना ऑब्वियस है, अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम, और अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम, तो इसका टी तो इसका टी। अब जरा देखें तो भाई इन दोनों का भी तो सेम टेम्परेचर हो गया टी, यानी ये भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और यही बताया हमारे लिए जीरो थे। उन्होंने क्या कहा, अगर दो बॉडीज किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो ये दोनों बॉडीज आपस में भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और यही स्टेटमेंट कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट, इस लॉ का यूज करके हम कैसे टेम्परेचर बताएंगे, जरा समझें। अगर हम मान लो ए बॉडी का टेम्परेचर बताना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगर बी का टेम्परेचर बता पाए और इन दोनों को ही सेम बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में डाल दिए तो क्या होगा, इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको डॉक्टर थर्मामीटर में करके दिखाता हूं, जरा देखें। तो आपके सामने ये डॉक्टर थर्मामीटर है और भीतर ये जो आप देख रहे हैं कॉलम, ये कोई और नहीं बल्कि मरकरी है, और यहां पे मान लेते हैं वो बॉडी है जिसका टेम्परेचर ये डॉक्टर थर्मामीटर बताएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, ये जो बॉडी है उससे टिप को कनेक्ट कर देते हैं, यानी टिप को बॉडी के साथ टच करा देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो मरकरी जो होगा उसका लेंथ कुछ समय बाद बढ़ जाता है, मान लेते हैं बढ़ के यहां पे पहुंच गया और टेम्परेचर आ गया 104 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो जरा इस कंडीशन में हम किसका टेम्परेचर बता रहे हैं, देखें लेंथ किसका बढ़ के इस पॉइंटर तक गया 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया मरकरी का, तो टेम्परेचर भी किसका हुआ, मरकरी का। तो ये जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं ये टेम्परेचर किसका है, मरकरी का है, ये बॉडी का नहीं है, लेकिन हम क्या बताते हैं कि ये बॉडी का टेम्परेचर है। तो जरा समझे कि वो कैसे, देखें ये जो बॉडी है मैं उसको कह लेता हूं ए, और ये जो मरकरी है इसको मैं कह लेता हूं बी, और ये जो टिप आप देख रहे हैं उसको मैं कह लेता हूं सी। अब देखें सफिशिएंट टाइम लिया जाता है, डॉक्टर थर्मामीटर लगा के कुछ टाइम लेता है, उस टाइम में देखो होता क्या है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाता है, सी मरकरी के साथ कनेक्टेड है, टिप मरकरी कनेक्टेड है, तो मरकरी और टिप इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब मरकरी और ए अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपस में किस में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो भाई हमारे लिए बी ये मरकरी और ये बॉडी किस में हो गए भाई, ये हो गए थर्मल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए तो मरकरी का और बॉडी का टेम्परेचर सेम हुआ, इसलिए टेम्परेचर ऑफ बॉडी किसके बराबर हो जाएगा भाई, टेम्परेचर ऑफ मरकरी, और कितना हो जाएगा 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई विश कि आप ये बात समझ गए होंगे कि क्यों हम मरकरी का टेम्परेचर बता के वही टेम्परेचर बोल रहे हैं कि बॉडी का भी होगा, इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन सोचो अगर ये ना होता तो क्या होता, तो बहुत दिक्कत होती, बॉडी को अपना लेंथ बढ़ाना पड़ता और हम उस लेंथ को मेजर कर पाते और अल्टीमेटली बता पाते कि उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है। और ये तो आप समझते पॉसिबल नहीं, भाई आपका टेम्परेचर बताना गया तो अब थोड़ी फूल के लंबे हो गए हैं, अब तो उसी साइज के ऑलमोस्ट है। लेकिन हाँ मरकरी बढ़ सकता है, तो हमने क्या करा, उसका लेंथ मेजर करा, उससे उसका टेम्परेचर बताया और जीरोथ ने इन दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया, इसलिए मरकरी का टेम्परेचर और हमारे लिए बॉडी का टेम्परेचर सेम हुआ। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आज के दिन है। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले जरा हम समझ लेते हैं कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब मैं सीधे बताऊं आपको शायद ना समझ में आए, इसलिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर स्केल बनाने वाली फैक्ट्री है,
नहीं। तो अब उस फैक्ट्री से मैं स्केल कैसे बनाऊंगा, जरा वो समझते हैं। भाई मैं प्लास्टिक के कई सारे स्ट्रिप को प्रोड्यूस कर दूंगा, पर अब जरा सोचे इस स्ट्रिप को थोड़ी मालूम कि भाई कितने लेंथ को मुझको कितना सेंटीमीटर बोलना है, वो तो नहीं मालूम उसको। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बॉडी है प्लास्टिक का जो स्ट्रिप है वो ले लूंगा। अब उसके पास मेरे पास एक मास्टर स्केल होगा। मास्टर स्केल मतलब एक ऐसा स्केल जिसके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट है ना, वो मैं ले लूंगा। और इस मास्टर पीस को इसके पास रख के मैं क्या करूंगा, ये जो डिविजन्स हैं वहीं इसके ऊपर भी बना लूंगा। जैसे देखिए कैसे बना लेता हूं मैं 0 देखूंगा, इसके सामने यहां पे 0 लगा दूंगा, कुछ ऐसे 0 के आगे 0, 1 के आगे 1, 2 के आगे 2, 14 के आगे 14, 15 के आगे 15 ना। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 14, 15। अब इसके बीच में सामने सामने देख के ये डिवीजन बना लूंगा एकदम ऐसे जैसे वहां पे है। अब आप देखें जो हमारा यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रिप बना होगा, अब वो बता पाएगा कि अगर मैं ये लेंथ देखूं तो ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन पहले इसके इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर वो नहीं मालूम था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करा, एक मास्टर पीस लिया और एक जो हमने अभी प्रोड्यूस किया था स्ट्रिप उसको लिया, और इन मास्टर स्ट्रिप को देख देख के मैंने यहाँ पे डिविजन्स बना लिए। और अब हमारा जो प्लास्टिक स्ट्रिप है वो स्केल बनके तैयार है। अब इससे हम मेजरमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको देख के समझें तो यहाँ पे इसको देख के इस पे जो हम पॉइंट्स बना रहे थे उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन के बाद क्या हुआ, ये वाला स्केल हमारा सही जो है मेजरमेंट कर सकता है। तो कैलिब्रेशन एक प्रोसेस हुआ जिसका यूज करके हम अपने मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को बता सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मेजरमेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि कैलिब्रेशन। इसी तरीके से आप देखें आपका जो स्मार्टफोन होता है उसमें आप देखते हैं कि एक कंपस करके उसमें एक सेंसर होता है, उसका एक ऐप भी होता है। वो कंपस से क्या मान चलता है, डायरेक्शन। पर हमारे स्मार्टफोन की बात करें तो वो कैलिब्रेटेड नहीं है, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। तो उसका पॉइंटर तो कहीं घूम जाएगा लेकिन वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बता पाएगा। लेकिन एक बार हम अगर फोन को कैलिब्रेट कर देते हैं, बोला जाता है पहली बार कि कैलिब्रेट करो, एक बार जब कैलिब्रेट कर देंगे तो हमारे उस कंपस को मान चल जाएगा कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ है। एक बार वो कैलिब्रेट हो जाएगा तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा। तो मिला जुला के कैलिब्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके यूज से हम अपने डिवाइस को जो सही वैल्यू मेजरमेंट की है वो बता पाते हैं। सही है, अब देखते हैं कि जो कैलिब्रेशन है थर्मोमीटर का वो कैसे होता है। तो फिर से आपके सामने एक डॉक्टर थर्मामीटर है। अब ये जो डॉक्टर थर्मामीटर है इसका जो टिप है इससे कनेक्टेड होता है मरकरी। अब क्या होता है, अगर हम इस टिप को हॉट बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, और हॉट बॉडी से कनेक्ट करेंगे और लेंथ बढ़ेगा। लेकिन जब आप सोचो, हमको क्या मालूम है कि भाई इस लेंथ इस लेंथ इस लेंथ इस लेंथ जो लेंथ चेंज हो रहा है उसमें किस लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर है, नहीं, हमारे थर्मोमीटर को भी नहीं मालूम। तो इसको हम कैसे बताएंगे भाई, इसको हम तभी तो बता पाएंगे जब इसको कैलिब्रेट कर दें। कैलिब्रेट करके हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि भाई आपकी किस लेंथ की वैल्यू के लिए कितना टेम्परेचर है। तो कैलिब्रेशन प्रोसेस यहां पे कर देंगे तो इस थर्मामीटर को मान चल जाएगा कि भाई हमारे लिए किस लेंथ ऑफ मर्करी के करस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है। अब हम इसको कैलिब्रेट कैसे करें, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक मास्टर स्केल है उसको बगल में रखा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो सोचो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे बॉडीज इसको लेना चाहिए जिसका टेम्परेचर हमको ऑलरेडी मालूम हो, और उस टेम्परेचर के साथ इसको हम कैलिब्रेट करेंगे। और अगर हम ऐसा खोजें तो हमको मिलता है बहुत ही आसानी से वाटर। और वाटर क्यों खास है, क्योंकि हमको मालूम है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों टेम्परेचर की बात करें तो वाटर के लिए फिक्स होते हैं, और इन्हीं दोनों टेम्परेचर को लेते हैं और हमारे लिए ये जो मरकरी का लेंथ है उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो देखें हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, इसको लेते हैं और इसको हम, ये लोअर वैल्यू है तो इसको हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP। ठीक है, तो ये जो मरकरी का लेंथ है, अब हमको मान चला कि अगर मैंने इस टिप को मेल्टिंग पॉइंट कंडीशन में रख दिया, यानी उस कंडीशन में आइस और वाटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, तो उस केस में ये जो लेंथ बढ़ के यहां तक पहुंचा होगा, ये लेंथ, इतना लेंथ, वो कितने के करस्पॉन्डिंग होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर है। इस टिप को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशन में रखेंगे, वो कौन सा कंडीशन होता है, ये वो कंडीशन होता है जिसमें स्टीम और वाटर ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। उसमें जब इसको रखेंगे तो हमारा जो मरकरी है उसका लेंथ बढ़ेगा, और मान लेते हैं कि ये लेंथ बढ़ा और बढ़ के कहीं यहां पे पहुंच गया, ऐसे यहां पे।
तो इस लेंथ के करेस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपर फिक्स वैल्यू है तो इसको हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट ना। तो ये लोअर फिक्स पॉइंट, ये अपर फिक्स पॉइंट। और इस तरीके से देखें तो ये दो लेंथ है जिन लेंथ के करेस्पॉन्डिंग हमारे कैलिब्रेशन हो चुका है और हमको मान चल चुका है कि भाई इतना लेंथ है मरकरी का तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इतना लेंथ है मरकरी का तो इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे लेंथ को, जो आपको ये दिख रहा है लेंथ, इतना लेंथ, इसको हम इक्वली 100 डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे डिवीजन बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके 100 डिविजन बना लेते हैं, ऐसे ना 100 डिवीजन बना लेंगे। ये टोटल कितना हो गया? 100 डिविजन्स। ये जो इसमें एक डिवीजन हुआ वो कितने के बराबर हुआ भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड को दिखा रहा है, तो एक क्या दिखाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो एक डिवीजन की जो रीडिंग है वो हमको मान चल गई, वो कितना हो गई इस कंडीशन में? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अच्छा, इसमें ये जो सिंगल डिविजन्स होते हैं, इन्हीं डिविजन्स को हम कहते हैं डिग्री। हर एक डिवीजन को हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे कितनी डिग्रीज हुई? 100 डिग्रीज ना। और हर एक डिग्री यानी हर एक डिवीजन कितने के बराबर हुआ? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर मान लो कि हम जो मरकरी है इसको किसी अननोन लिक्विड के भीतर डाल दें, और मान लेते हैं कि उस लिक्विड में हमारा जो मरकरी है उसका इतना लेंथ बढ़ के हुआ, इतना लेंथ। तो क्या आप नहीं लगता आपको कि हम टेम्परेचर बता पाएंगे? हमको क्या करना है, ये डिवीजन देख लेना है, और मान लेते हैं कि ये डिवीजन अगर 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम किसी भी लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर होगा वो बड़े आराम से बता सकते हैं, और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। तो अब हम बात करेंगे कि हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर तो मेजर कर लिया, लेकिन वो हमने मेजर कर लिया किसी एक जो है टेम्परेचर स्केल पे, तो हम कैसे उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए जरा यहाँ पे 3 हमारे सामने स्केल है, उनको जरा ध्यान से देखिए। पहला है सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा है केल्विन स्केल। अब इन तीनों के तीनों स्केल पे जो 2 पॉइंट हैं वो जरा ध्यान से देखें। एक तो लोअर फिक्स पॉइंट सबका यहाँ पे आपको दिख रखा है, सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन पे 273.15 केल्विन, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इस पे, 373.15 केल्विन इस पे। और इन दोनों अपर फिक्स और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच के जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो आपको दिख रहा होगा, सेंटीग्रेड में 100, फ़ारेनहाइट में 180, और जो केल्विन स्केल है वो 100। ये आपको मालूम है अगर नहीं मालूम तो इसको आप याद कर लें एक बार। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक फॉर्मूला बन जाएगा, उसी को आपको अल्टीमेटली याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो पाया गया कि आपने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बता दिया किसी भी स्केल पे, चाहे इस पे, तो आप इसको और किसी भी स्केल पे अगर कन्वर्ट करना हो तो बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जरा फॉर्मूला देख लें क्या है। इसमें बोला जाता है कि अगर आप रीडिंग को लिखें, जो रीडिंग आप किसी भी स्केल पे देखेंगे, अगर R रीडिंग है तो R माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ये किसी भी स्केल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहां पे R क्या है? रीडिंग ऑन एनी स्केल। ठीक है, तो ये हमेशा ही आप देखेंगे कि किसी भी स्केल के लिए क्या होता है? सेम। तो अब आते हैं इसको अपने सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पे लगा के देख लेते हैं। तो मान लिया डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे है तो उसका रीडिंग है C। लोअर फिक्स पॉइंट की बात करें 0, नंबर ऑफ डिवीजन है 100 इज इक्वल टू, अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पे जाएं, रीडिंग को F से लिखें तो F माइनस लोअर फिक्स वैल्यू यानी 32 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 180। केल्विन स्केल पे जाएं, केल्विन स्केल के रीडिंग को अगर मैं K से रिप्रेजेंट कर लूं तो K माइनस लोअर फिक्स वैल्यू दैट इज 273.15 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इज 100। तो ये आपको रिलेशन दिख जाएगा। अब इसी रिलेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या है, 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 5, ये 9, ये 5, और मिला जुला के आपके सामने एक रिलेशन बन गया। वो अब उस रिलेशन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको हटा के इस पे लिख लेता हूँ, और उसको आपको अल्टीमेटली याद रखना है। C/5 इज इक्वल टू F माइनस
32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273.15/5। ये जो बॉक्स आपके सामने दिख रहा है, बस आप इसको याद रखिए। और अगर ये आपको याद है तो बड़े आराम से किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपने किसी भी स्केल पे मेजर कर लिया है तो किसी भी दूसरे स्केल पे अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, बड़े आराम से उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इसको समझने के लिए एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा होगा, लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट बॉइलिंग पॉइंट -195.81 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है लिक्विड नाइट्रोजन उसका बॉइलिंग पॉइंट है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट दिस टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन केल्विन। तो एक ही करके देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ारेनहाइट। अब देखिए, ये जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन का, वो किस में दिया हुआ है? डिग्री सेंटीग्रेड में। और फ़ारेनहाइट में बताना है तो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं जो डिग्री सेंटीग्रेड के साथ है। तो ये था F-32/9, नहीं F-30। अभी आपने रिलेशन देखा था, तो उसी रिलेशन को हम जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड वाला है उसको लिख लेते हैं। तो ये हुआ F-32/9 इज इक्वल टू C/5। अब देखिए C की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, यही रीडिंग है, तो रीडिंग की वैल्यू यहाँ पे C है, उसके यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हुआ F-32/9 इज इक्वल टू C की वैल्यू है दैट इज 195.81/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू -195.81/5। 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, और यहाँ पे चला जाएगा +32। सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को सॉल्व कर दिया। ऐसे हमको केल्विन स्केल पे इस टेम्परेचर को सॉल्व करना है, तो केल्विन वाला लिख लेते हैं। केल्विन वाला क्या था? K माइनस 273.15/5 इज इक्वल टू C/5। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल हुआ तो K कितना हुआ? C प्लस 273.15। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम अक्सर यूज करेंगे। हमको डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दिया होगा या कुछ डेटा दिया होगा, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, 273.15 को केवल ऐड कर देना है। तो ऐड कर लेते हैं। -195.81 ये दिया हुआ है, उसमें 273.15 ऐड कर लेते हैं। तो आज के लिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली बार फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी का एक्सटेंशन होने वाला है। आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में हम क्या बातें डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करके टेम्परेचर बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर हमने साथ साथ कर लिया तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो यहीं तक, बाकी अगला लेक्चर आप जरूर देखिएगा जिससे आपका थर्मोमेट्रिक जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो अभी तक से मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ये जो पॉइंट्स है वो बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिखेगा, या सिंपली टेलीग्राम पे फिजिक्स एक्सप्रेस लिख के सर्च करिएगा। आप मेरे चैनल के पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे नीचे डिस्कशन टैब होगा, उसको क्लिक करिएगा, अपने क्वेश्चन लिख के मुझको भेज दीजिएगा और मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।